खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50,000 करोड़ की लागत वाली गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कर दी है। बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के गांव तेरीहार से इसकी शुरुआत की है। पीएम ने कहा कि आज प्रवासी मजदूरों को 25 तरह के कामों के विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। मिशन मोड में इस योजना के तहत 125 दिन तक काम चलेगा, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार इसके लिए मजदूरों का चयन स्वतः करेगी। इसमें से 25 काम, उनकी सूची भी आप जान लीजिए। जल जीवन मिशन, ग्राम सड़क योजना जैसे कई सरकारी योजनाओं के जरिए प्रवासियों को काम के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण, ग्राम पंचायत भवन, राष्ट्रीय राजमार्ग के काम, कुआं निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों का काम, पीएम आवास योजना का काम, ग्रामीण सड़क और सीमा सड़क, पीएम कुसुम योजना, पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, पशु शेड बनाने का काम, केचुआ खाद यूनिट तैयार करना, पौधारोपण, जल संरक्षण और संचयन। भारतीय रेलवे के तहत आने वाले कामों की तरह अन्य कामों को भी शामिल किया गया है। इन कामों में उत्तराखंड में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है, इसका सभी प्रवासियों को इंतज़ार है, क्योंकि उत्तराखंड में लाखों प्रवासी इस समय अपने अपने गांव पहुंच गए हैं। वो भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो अभी गांव में कैसा लग रहा है आपको? घर वापस लौटने के बाद क्या सोच रहे हैं आप? जी, यहीं पर घर में तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं पे काम मिल रहा है, नली गली का काम है, रोड पे भर ब्लॉक लगाने का। मिस्त्री राजमिस्त्री काम करते हैं यहाँ, मुखिया जी बहुत काम करवा रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं हम। करीब 30-35 लेबर मजदूर लगे हुए हैं। बहुत ढेर सारे शौचालय भी बनवाए हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ। वाह वाह! देखिए, अब ये जो योजना लागू हो रही है ना, इसके कारण तो गांव में मजदूर कम पड़ जाएंगे। इतना काम करना है मुझे, और आप तो राजमिस्त्री हैं, तो आपके लिए तो ढेर सारा काम है। जी, काम तो हमारे लिए अभी बहुत है। जिस तरीका से वहाँ कर रहे थे उससे बढ़िया है यहाँ। खबर कोरोना की ढाई चाल की। प्रदेश में रविवार दोपहर स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 23 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2324 हो गई है, जबकि 1486 लोग डिस्चार्ज होकर होम क्वारंटीन में हैं। अब राज्य में 796 एक्टिव केस हैं, जिनका राज्य के विभिन्न जिलों के कोविड-19 हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। वहीं अभी तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को 36 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। फिलहाल 4,737 जांच रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी हैं, जिनका रिजल्ट आना अभी बाकी है। रविवार को टिहरी गढ़वाल से 6, चंपावत से 6, देहरादून से 4, पौड़ी गढ़वाल से 3, रुद्रप्रयाग से 3 और अल्मोड़ा से 1 मरीज सामने आया है। उत्तराखंड में प्रवासियों की वापसी के बाद कोरोना मरीजों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोग परेशान हैं। खबर विपक्ष और राजनीति की। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 2022 से पहले अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी सेंधमारी में जुट गई है, जिसके बाद कई बड़े नेताओं के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। आज कांग्रेस में आईटी प्रोफेशनल प्रकोष्ठ के संयोजक रहे अमित जोशी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिसके बाद कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कोरोना काल में राजनीतिक दलों की बेरुखी से लोग परेशान हैं। ऐसे में इस मौके को भुनाने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कुलेर ने कहा, आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब भाजपा और कांग्रेस दोनों से जनता का मोह भंग हो चुका है। प्रदेश की जनता तीसरे विकल्प की तलाश में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता के लिए उम्मीदों की किरण है। कलेर ने कहा कि 1 महीने के अंदर उत्तराखंड से कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। कई पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी उनके संपर्क में आए हैं। कांग्रेस में तो बिल्कुल खलबली मची हुई है। बहुत लोग मेरे संपर्क में हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, एक्स कैबिनेट मंत्री तक संपर्क में हैं, और कांग्रेस बीजेपी दोनों में काफ़ी लोगों में खलबली मची हुई है और मेरे संपर्क में है। आने वाले 1 महीने में आपको काफ़ी अच्छी कई ज्वाइनिंग जगह जगह दिखेंगी, और एकदम आपको आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सबसे टॉप पे जाती हुई दिखेगी। खबर आम जनता को सरकारी स्कीम में निवेश के मौके की। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के टैक्स क्लेम के लिए विभिन्न योजनाओं में निवेश की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। सरकार के इस प्रावधान के बाद कर कटौती में कमी के लिए आयकरदाता नेशनल पेंशन स्कीम (पीपीएफ)
और NSE में 30 जून तक निवेश कर सकते हैं, जबकि पहले हमेशा निवेश की डेट 31 मार्च ही हुआ करती थी। इस बीच कोरोना वायरस की वजह से पेंशन फंड रेगुलेटर ने NPS निकासी से जुड़े नियमों में भी ढील दी है। नियमों में दी गई ढील का इस्तेमाल 30 जून 2020 तक के एक बार निकासी के लिए किया जा सकता है। नोडल कार्यालय ये NPS सेवा प्रदाताओं को NPS सब्सक्राइबर द्वारा फंड की निकासी के लिए डिजिटल माध्यम से भेजे गए दस्तावेजों की प्रमाणित स्कैन कॉपी को स्वीकार करने के लिए कहा गया है। खबर पिथौरागढ़ में नेपाली FM को बंद करने की। भारत नेपाल सीमा विवाद के बीच नेपाल के FM रेडियो में भारत के विरोधी गाने बजने लगे हैं। इन गानों में भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को नेपाल की भूमि बताया जा रहा है। बार बार गाना बजने के बाद कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र धारचूला के लोगों ने अब FM रेडियो नेपाल वाला सुनना बंद कर दिया है। भारत के तमाम विरोध के बावजूद नेपाल ने भारतीय भूमि, कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। अब इससे संबंधित गीत नेपाल के FM रेडियो में भी प्रसारित हो रहे हैं। हमरो हो यो काला पानी, लिपुलेख, लिपियाधुरा, उठा जाओगो वीर नेपाली नाम से अन्य भारतीय लोग अब इस गीतों का विरोध करने लगे हैं। उन्होंने अब सुनना भी इसको बंद कर दिया है। खबर जनता जनार्दन की। आज 22 जून को उत्तराखंड का एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जाएगा। चलती पुल निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर पहले उत्तराखंड हल्द्वानी ब्रिटकुल में अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहा था, लेकिन ब्रिटकुल प्रबंधन की ओर से आए एक पत्र में कहा गया है कि आगामी 23 जून को शासन स्तर पर एक बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद अनिश्चितकालीन धरना न देकर सिर्फ एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जाएगा। उत्तराखंड के केंद्रीय महामंत्री सुशील उनियाल ने अपने एक बयान में कहा है कि जनहित में बनने वाला चलती पुल 2017 से प्रस्तावित था। सरकार द्वारा PWD को बजट भी आवंटित किया गया था, लेकिन PWD और ब्रिटकुल ने अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार किया है। उनियाल के इस घोटाले के आरोप में ठेकेदारों, खनन व्यवसायी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सेवाओं के बर्खास्त करने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि अब तक निर्माण के नाम पर हुए धन व समय की बर्बादी उनकी निजी संपत्ति से वसूली जाए, जिस तरह के हालात हुए हैं। खबर हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ मेले की। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व अखाड़ा परिषद के संत महात्माओं ने CM आवास में आयोजित बैठक में महाकुंभ मेला 2021 के संबंध में विचार विमर्श किया है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज ने बताया कि उनकी सभी अखाड़ों के संतों के साथ चर्चा हुई है। सभी ने इस बात पर सहमति दी है कि ज्योतिष गणना के अनुसार महाकुंभ मेले का आयोजन निर्धारित समय पर ही हो। इसका स्वरूप क्या होगा, किस स्तर तक होगा, इस पर सरकार द्वारा अगले वर्ष फरवरी माह में भविष्य की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले। सरकार उस समय जो भी निर्णय लेगी वह अखाड़ा परिषद के संत महात्माओं को मान्य होगा। मुख्यमंत्री ने सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि परंपराओं का ध्यान रखते हुए अगले वर्ष कुंभ मेले का आयोजन समय पर ही होगा। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।